ऐसी समस्याएं हमेशा घर में पुराने रीति रिवाज और अंधविश्वास से पैदा होती हैं। जब एक औरत को हमेशा ताना मिलता है कि वह बेटा पैदा नहीं कर सकती, औलाद पैदा नहीं कर सकती है, यह तो बाज है। मेरे घर में भी कुछ ऐसे ही माहौल की समस्या पैदा हो गया था, जिससे मैं मजबूर में आकर एक गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। आखिर मैं करती भी तो क्या अपने पति अंदर की कमी को दिखाने के लिए मैंने यह गलत रास्ता चुना था। औलाद की खातिर यह पाप कर लिया, नाजायज बच्चा पैदा किया। यह बच्चा किसका था, यह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस दिन मेरे पति ने मुझे बहुत बेरहमी से मारा था, जिसकी वजह से यह थी कि मेरी सास ने मेरे पति के कान भर दिए थे। तेरी पत्नी तो पैदा ही नहीं, बाज है, पैदाइशी बाज है। इसको घर के में रख कर क्या करना, तुम दूसरी शादी से कर लो। मेरी सास की इन्हीं हरकतों की वजह से मेरा पति हमेशा मुझे बिना वजह मारता पीटता रहता था। उस दिन तो उसने बिल्कुल हद पार कर दी थी। मुझे मारने पीटने के बाद भी उसे आराम ना मिला, तो कहने लगा, अगर तुम माँ नहीं बन सकती हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं दूसरी औरत से शादी कर लूंगा। मेरे पति का भाई हमारे सामने ही खड़ा था और यह सब लड़ाइयाँ वह अपनी आंखों से देख रहा था। उससे लग रहा था तो यह बोल पड़ा और उसने छोटे भाई को डांट फटकार लगाई और बुरा भला कहा। इस बात पर मेरी माँ को बड़ी मिर्ची लगी और वह मेरे जेठ जी को डांटने लगी कि तुम कौन होते हो इन मियाँ बीवी के बीच में बोलने वाले, तुम्हारी खुद तो बीवी है नहीं और तुम इन लोगों की समस्याओं को सुलझाने। मेरे जेठ मुझे काफ़ी बड़े थे, लेकिन मेरी बहुत इज्जत करते थे। उनकी आंखों में जो मोहब्बत मेरे अपने लिए देखी थी, वह मेरे पति की आंखों में मेरे लिए कभी नहीं थी। वह एक अलग तरह का इंसान था। पहले पहले तो मेरे रवैया भी मेरे साथ काफ़ी अच्छा था। शादी के 5 साल बीतने के बाद भी जब मुझे कोई औलाद नहीं हुई, तो फिर उसका रवैया मेरे साथ थोड़ा थोड़ा करके बदलने लगा। मैंने इन सब बातों से और तानों से तंग आकर मैंने अपना इलाज भी करवाया। पता चला मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, यह सारी कमी मेरे पति के अंदर थी। लेकिन मेरा पति इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि वह औलाद पैदा नहीं कर सकता। उसको चढ़ाने वाली सिर्फ उसकी माँ थी। मैं इसी चीज के बारे में सोचते हुए उस रात मैं अपने जेठ के कमरे में चली गई थी। मेरे जेठ जी मेरी बहुत इज्जत करते थे, यह बात तो मैं अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए मेरे दिल में मेरे जेठ के लिए काफ़ी इज्जत थी और काफ़ी बड़ापन था। वह इसलिए कि मेरे पति जैसे बिल्कुल नहीं थे। यही सोचकर मैंने एक गलत कदम उठा लिया, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए था। पर मैं करती तो क्या करती, मेरा पति तो मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रहा था, मुझे छोड़ देता। मैं इस बात को इसी घर में रहकर साबित करना चाहती थी कि कमी मेरे पति के अंदर है, मेरे अंदर नहीं। यही सब सोच आती ही मैंने उनके सामने उनसे विनती करने लगी कि जेठ जी, मुझे एक बच्चा चाहिए, मुझे एक बच्चा दिलवा दो। अब मैं अपने पति से ज़्यादा मार नहीं खा सकती। देखा ना तुम्हारे सामने ही तुम्हारे भाई ने कितना तमाशा किया। अब तो आपकी माँ के कहने पर उसने मुझे डिवोर्स देने का भी फैसला कर लिया और मैं नहीं चाहती कि वह मुझे छोड़ किसी और का हो जाए। यह बात कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। रहूं नहीं जेठ जी, आप मेरी मदद करो, मुझे एक औलाद चाहिए। पर मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम औलाद चाहती हो तो यह बात अपने पति से कहो। क्या कहूँ मैं आपके भाई के बारे में कि वह औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है? वह यह बात बिल्कुल भी नहीं मानता कि खराबी उसके अंदर नहीं है। पर मैं क्या कर सकती हूँ? सच्चाई में उस तक कैसे पहुँचाऊँ? उसका इलाज आप करवा कर देख लें। उस टाइम तो मैं उसके कमरे में अपने कमरे में चली गई। उन्होंने मुझे समझा बुझाकर मेरे कमरे में भेज दिया था। फिर एक दिन मेरे पति को बिठाकर काफ़ी समझाया और कहा कि तुम्हारी पत्नी ने अपना इलाज करवाया है कि वह बाज नहीं है, उसकी रिपोर्ट मैंने देखी है, क्यों ना तुम अपना इलाज करवाओ। यह बात सुनते ही मेरा पति अपने भाई पर भड़क उठा और कहने लगा कि तुम कौन होते हो मेरे निजी समस्याओं को सुलझाने वाले? तुम होते कौन हो कहने वाले कि मैं अपना इलाज करवाना, जबकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं
पूरा मर्द हूँ, मेरे मर्दांगनी में कोई कमी नहीं है। मुझे आप मेरी पत्नी ही बाज है। हाँ, अगर उसने आपकी बार कोई बच्चा पैदा नहीं किया तो मैं उसे इतना मारूंगा कि वह अपने पैरों पर खड़ी ना हो पाएगी, और उसके बाद मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा। और उसके बाद वह अपने कमरे में चला गया। मेरा जेठ वहीं गुमसुम सा बैठा, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह मेरी मदद करे। फिर थोड़ी देर बाद वह भी अपने कमरे में जाकर लेट गया, और यह सारा मंजर मैं अपनी आंखों से देख रही थी। रात के पिछले पहर जब मेरी सास और मेरे पति सो गए तो बिल्कुल दबे पांव अपने जेठ के कमरे आ गई। दरवाजा खटखटाया। जेठ जी ने कहा, कौन है? मैंने कहा कि मैं रीमा बात कर रही हूँ, आप दरवाजा खोलिए। इस टाइम आपको क्या बात करनी है? आप जाइए, अपने कमरे में सो जाइए। अगर तुम्हारे पति को पता चला गया तो घर में तूफान उठ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि घर में लड़ाई झगड़ा हो, तमाशा हो। वैसे भी मैं इस घर में रोज रोज का तमाशा देखकर बहुत परेशान हो चुका हूँ। प्लीज जेठ जी, आप दरवाजा तो खोलिए। मैं फूट फूट कर रो रही थी तो मेरे जेठ से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। मैं उनके कमरे में दाखिल हो गई, और दाखिल होते ही मैंने उनके कमरे की कुंडी लगा दी और अपने जेठ जी के सामने जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, उस दिन तो मैंने अपना दुपट्टा उठाकर आपके कदमों में रख दिया था कि तुम मेरी लाज बचा लो, कि मुझे एक औलाद चाहिए। इसके बारे में मैं आपने मेरे पति से बात की। मुझे आप बताइए कि उन्होंने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं कहा, बस उस आपका अपमानित किया है उसने। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करना चाहिए हमें। पर यह तो मेरी समस्या नहीं है, यह समस्या तो आपकी है। आप दोनों आपस में जाकर सुलझाइए लीजिए। क्या आपका यह समस्या है कि आप रोज मुझे मार खाता देखें और मुझे अपमानित होता देख? नहीं, अब यह सब मुझे से बर्दाश्त नहीं होता है। तुम्हारी तो क्या, मैं किसी और औरत को अपने सामने अपमानित होते हुए नहीं देख सकता। मार खाता हुआ तो इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप मेरे लिए कुछ सोचिए और मेरे लिए कुछ। मैं इस घर में कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, जहाँ मैं यह पति को जाता देना चाहती हूँ कि कमी उन में है, तुम्हारे अंदर नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप मेरी मदद करिए। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? रीमा, जो एक मर्द करता है एक औरत के लिए, क्या मतलब? तो आप समझ गए हैं कि मैं आपसे क्या चाहती हूँ। आपके अंदर वह सारी खूबी है जो एक मर्द के अंदर होनी चाहिए। आप औलाद पैदा कर सकते हैं। मुझे आपसे एक औलाद चाहिए, लेकिन यह एक राज होगा जो आपको अपने सीने में दबा कर रखनी होगा, और मुझे भी अपने अंदर दफन करना होगा हमेशा के लिए। मुझ पर आप एहसान कर दो, मुझे पर यह एक एहसान कर दो। नहीं रीमा, नहीं। मेरे जेठ पीछे हटते हुए मुझसे बोले, सब बिल्कुल ठीक नहीं है, यह बिल्कुल सरासर गलत है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, एक नाजायज काम होगा। मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। फिर ठीक है, जब तुम्हारा भाई मुझे मार पीट कर डिवोर्स देकर छोड़ देगा और आप मेरी बेबसी देखकर खुश होना, और मुझे यूं लगता हुआ कि कुछ छोड़ देना। यह कहकर मैं कमरे से वापस पलटी ही थी कि उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया, मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मैं उनके सामने ढेर हो गई और उनके कदमों में जाकर बैठ गई। एक औरत करती भी तो क्या करती, उनके साथ मैंने रिश्ता जोड़ लिया जो मेरे पति के साथ मेरा था। उस वक्त तो मुझे यह सब नहीं करना चाहिए था, पर मैं करती भी क्या करती। और यह सब तो मैं अपना घर बचाने के लिए किया था, अपना परिवार संभालने के लिए किया था। उस रात के बाद मैंने यह सब औलाद के लिए किया। अब तो मेरी हर रात उनके साथ ही बीती थी। अब मेरे पति के साथ टाइम बिताना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं करती भी तो क्या करती। और मेरे जेठ जी भी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, जो अपनी पत्नी से हमेशा याद करते थे। अब वह बिल्कुल खुश रहने लगे थे। इन्हीं बीच में प्रेग्नेंट हो गई और एक खुशखबरी अपने पति को सुनाई कि मैं अब मां बनने वाली हूँ। मेरा पति एक खबर सुनकर बहुत खुश हुआ, वह कैदी खुश होता है। मैं अपने पति की यह खुशी देखकर बहुत खुश थी। उसने फिर से मेरे वह सारे नखरे उठाने शुरू कर दिए थे। मुझे किसी काम से भी हाथ लगाने ना देता था, कहीं कोई समस्या पैदा ना हो जाए। वह हर टाइम मुझे लेकर बहुत चौकन्ना रहता था।
हाजिर गुजरी में लगा रहता और मेरी काफ़ी सेवा करने लगा था। और मेरी सास, जो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बनी बैठी थी, वह भी अब मुझसे काफ़ी खुश रहने लगी थी और वह भी मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी। लेकिन अब मेरा दिल अपने पति के साथ तो बिल्कुल भी नहीं लगता था। मैं चुपके चुपके से अपने जेठ जी को देखा करती थी और वह भी बड़े राज अंदाज में मुझे निहारते रहते। फिर मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मेरे पति के तो पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उन्होंने पूरे गांव में मिठाइयां बांटी, पर मैं क्या पता था कि यह बेटा तो उसका था ही नहीं, वह तो उसके बड़े भाई का था। मैं बिल्कुल चुप रह गई और मुझे सारी जिंदगी चुप ही रहना था। जिंदगी यूं ही बीत रही थी कि मैं बिल्कुल चुप रही। मेरे पति के साथ वह रिश्ता तो था ही जो घर के सबके साथ था, पर मेरे जेठ के साथ मेरा रिश्ता वह अलग ही था, जिसे किसी को कानो कान खबर ना होती। मुझे अपने जेठ की मोहब्बत मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी, बल्कि मैं उनकी पत्नी होती तो काफ़ी अच्छा होता, पर मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैं अपनी जीत की मोहब्बत में इस कदर होती जा रही थी कि मेरा पति मेरा बहुत इज्जत करता था। मेरे पति को क्या मालूम था कि उनके पीठ पीछे मैं क्या गुल खिला रही हूँ, पर इस सब का जिम्मेदार तो वही था। यह अलग बात है कि एक पाप करने के बाद मैं उसे पाप को बार बार दोहरा रही थी। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में फिर से यह दुख भरा पल आ गया, जिसका मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे जेठ की मृत्यु हो चुकी थी। वह यह राज अपने सीने में लेकर इस दुनिया से चला गया था, पर मुझे अब अपने पति का सारा सच बताना पड़ा था। और आप लोग भी यह बात जानना चाहोगे कि कुछ यूं था कि मेरा बेटा अपने बाप का बहुत लाडला था। उसके मुंह से बात निकलती ही वह पूरी कर देता था। और वह एक दिन काफ़ी बीमार पड़ गया था और उसका ऑपरेशन होना था और उसे ऑपरेशन में ब्लड चाहिए था। मेरे जेठ जी की भी मृत्यु एक बीमारी के दौरान हुई थी, उनको भी ब्लड चाहिए था। तो उनका डीएनए हम लोगों को अच्छे से मालूम था और बच्चा का डीएनए भी दोनों का मैच कर रहा था। तो डॉक्टर ने राज खोल कर रख दिया था कि यह तो मेरे जेठ जी का बच्चा है, और मैं भी सारा सच बता दिया था और मेरा बेटा अब बिल्कुल सेहतमंद हो गया और ठीक हो गया था। लेकिन यह राज तो सबको पता चल गया था। मेरे जैसे मुझे और भी बच्चे हुए थे, वह 2 बेटियां थी। मेरे पति ने उन पर वीडियो का भी डीएनए रिपोर्ट करवाया तो उन्हें मालूम हुआ कि यह बेटियां भी मेरे जेठ जी की ही हैं। जब बात खुलकर सामने आई तो सब कुछ सच सच बता दिया कि मजबूरी में मैं तो आप ही ने ही किया था, आपकी माँ ने किया था कि कमी मुझ में है। मैं तो साबित कर दिया कि कमी मुझ में नहीं है, आप में ही है। यह गलत रास्ता था जो कि मैं अपनाया था, पर वह आदमी तो अब इस दुनिया में ही नहीं है, तो उस बात का कोई फायदा नहीं। तुम्हारी तो समाज में ना कट जाएगी तो तुम्हें भी शोर मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारी माँ को भी ना समझ में आया। तुम एक नामर्द इंसान हो जो कि तुम बाज हो। अब तो तुम यह मान ही लो कि तुम एक नामर्द हो और एक बाज हो, और यह कमी सारी तुम्हारे अंदर है। मेरा पति सर झुकाकर सब कुछ सुन रहा था और मेरे बच्चे भी सब कुछ सुन रहे थे। फिर मेरी सास से जल्दी से अपना रंग बदलना और जल्दी से पैरों पर गिर गई कि मेरे घर की लाज बचा लो, घर की बात है, घर में ही रहने दो, बाहर ना उछालना, नहीं तो बाहर मेरे बेटे की कोई इज्जत नहीं रहेगी। अब तो तुम माँ बन गई हो, तुमने यह साबित कर दिया कि तुम माँ बन सकती हो। तुम्हारे इतने बड़े बच्चे हो गए हैं तो इस राज को राज ही रहने दो और इन बातों का फिर से पर्दा रहने दो। मेरा पति भी मेरे पैरों पर आकर गिर गया और अपने किए की माफ़ी मांग रहा था, पर मजबूर भी तो इन्हीं दोनों ने किया था। मैं अपने पति को छोड़कर और इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, तभी तो मैंने यह गलत कदम उठाया था और अपने ऊपर लगे हुए दाग को दिखा देना चाहती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ। ना जाने क्यों लोग अपनी बीमारियाँ छुपा करते हैं और समाज में डरा करते हैं। इसी समाज में जिस डर कर ना जाने कितने गलत काम लोग कर बैठते हैं और उन्हें भी शर्मिंदा होना पड़ता है। कभी उन्हें मौत की मुंह में जाना पड़ता है। हर तीसरे दिन ऐसी घरेलू हिंसक बनती रहती हैं। हम लोग कोई ना कोई गलत काम कर बैठते हैं। सास बहू की लड़ाई में अक्सर बेटा अपनी जान गंवा बैठता है। अगर मियाँ बीवी की लड़ाई हो तो
पत्नी अपनी जान गंवा बैठती है तो घर में इस तरह की समस्या ना पैदा करें जिसमें कमी है। वह अपनी कमी स्वीकार करें और घर की समस्याओं को खुद ही सुलझाए ताकि कोई गलत काम ना उठाए पड़े और समय समय रहते ही यह एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पर रीवा मुझे बिल्कुल भी गलत नहीं लगी क्योंकि रीवा तो एक घरेलू हिंसा का शिकार हो गई थी जिससे यह साबित करना चाहती थी कि मैं माँ बन सकती हूँ। वह अलग बात है कि यह कदम उसने गलत उठाया था लेकिन मजबूरी भी तो घर के ही लोगों ने किया था। अब रीवा के बच्चे जवान हो गए और वह अपने बच्चों की अच्छी परवरिश दे रही है और पढ़ाई लिखाई भी अच्छा करवा रही है। बच्चों में 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है और रीमा का पति मनोज भी अब उसे टूटकर मोहब्बत करने लगा है। रीमा के बेटे ने लव मैरिज की थी और लव मैरिज में उसने बड़ी सुंदर खूबसूरत दुल्हन को चुना था जो रीवा को बहुत पसंद थी। अब और रीवा वह सब नहीं करना चाहती थी जो रीवा की सास ने उसके साथ किया था। रीवा की बहू भी 15 सालों तक मां नहीं बन पाई थी। तब रीवा ने अपनी बेटी और बहू का दोनों का इलाज करवाया था। इलाज से पता चला कि उसकी बहू में कोई कमी नहीं है, कमी उसके बेटे के अंदर थी। फिर रीवा ने डॉक्टर को दिखाया, बेटे का बड़ा ऑपरेशन करवाया। कुछ सालों के बाद भी रीमा की बहू ने एक बेटे को जन्म दिया जो कि बहुत खूबसूरत था, जो रीवा का बेटा और बहू का है। रीवा मेरी सास थी और यह स्टोरी मैंने अपनी सास से सुनी तो मेरा कलेजा फटकर रह गया था। ज्यादातर घर में घरेलू हिंसा के शिकार औरतें ही होती हैं तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि ऐसे घरेलू हिंसा को जन्म ना ले। घर में सबकी समस्याएं सुनी और आपस में सुलझाया, समय रहते सुलझाते हैं, नहीं तो किसी एक को अपनी जान गंवानी पड़ती है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं जो मेरी सास ने किया वह गलत था या सही। और कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।